नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल सुदेश हिंदी कहानियाँ में। तो आज की जो मेरी स्टोरी है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। बहू, मैं अपने बेटे से भरण पोषण मांगने का हक रखती हूँ। इसी वाक्य के इर्द गिर्द घूमती आज की मेरी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। समिता अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और सोम उसका बाहर इंतज़ार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने समिता को आवाज़ लगाई, अरे मैडम, और कितनी देर लगेगी? पार्टी ख़त्म हो जाएगी तब आओगी क्या? हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना हूँ क्या? समिता तैयार होते होते अंदर कमरे से बोली। सोम बोला, अब देख लो, तुम्हारा ही मायका है। सोम ने प्यार से उल्हामा देते हुए कहा, वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इतना लेट लेकर आया हूँ? कहीं ये ही ना सोचें कि मैं तुम्हें मायके आने नहीं देता। सोम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तो समिता भी अंदर से हंसी ठिठोली के अंदाज में जवाब देते हुए कहती है, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर ना कहना कि तुमने तो अपने मायके में मेरी हंसी करा दी। और ज़ोर से हंस दी। सोम भी मुस्कुरा कर रह गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो समिता ने अंदर से सोम को आवाज़ लगाई, सोम, ज़रा देखना तो कौन आया है। जैसा आप कहें मालकिन। कहता हुआ सोम उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई कुरियर वाला था। उसने सोम को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर सोम के नाम से कुरियर है, क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है ज़रा देखूँ तो। कुरियर वाले ने उसे वो कुरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। सोम कुरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम एक नोटिस था जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। तभी अंदर से आते हुए समिता ने कहा, लो, हो गई मैं तैयार, बस अब निकलते हैं। वैसे कौन आया था सोम? पर सोम ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वो उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर समिता ने फिर से पूछा, क्या हुआ सोम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इस पेपर को पढ़ रहे हो? अब देर नहीं हो रही क्या? सोम ने समिता की तरफ देखा और वो पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया। समिता ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा और वो सोम से बोली, ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल चैन नहीं है इसे। खुद की ज़िंदगी तो सुख चैन से जी ली, अब हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। पूरा मूड अपसेट कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसा नहीं देने वाली मैं इस औरत को। सोम अब भी चुप खड़ा था। सोम को चुप देखकर समिता भड़कते हुए बोली, अब बोलो, करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था, सोम बोला, कि रबड़ को उतना ही खींचो जितना वो खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की लगी थी। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि क्या करना है? सोम के चिल्लाने पर समिता भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई। दोनों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद सोम ने सोचा और उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और समिता से बोला, अब बैठी क्या हो, चलो मामा जी के घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे मामा के घर, और उस औरत की शक्ल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर तो है कि मामा जी के घर चले चलो। सोम ने जब दो टूक बात की तो समिता मन मारकर उठी और सोम के साथ उसके मामा जी के घर के लिए रवाना हो गई। कार चलाते समय सोम को याद हो आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगहाली में गुजरा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उनके पास 2 कमरे का घर था। माँ सरिता भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। हालांकि उसके नाना
जी ने काफ़ी कहा कि सोम को हम रख लेते हैं और तुम्हारी उम्र कम है इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, मगर सोम के लिए वो तैयार नहीं हुई। सोम पढ़ने में अच्छा था इसलिए वो उसमें ही अपना भविष्य देखती थी। उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले ही मेहनत की। सोम को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में उसके ननिहाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के बाद सरिता जी ने अपने बेटे सोम के लिए समिता को पसंद कर लिया और उसे अपने घर बहू बनाकर ले आई। सोम ने भी काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग भी घूम जाता है। अब समिता का स्वभाव बदलने लगा। उससे सरिता जी की सेवा नहीं होती थी। बात बात पर उन्हें ताने सुनाना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने सोम को भी अपने ही रंग में रंग लिया। लेकिन हालात तब ज़्यादा बिगड़ गए जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हो गई। इधर सरिता जी अपने मायके आई हुई थी, उधर समिता ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। समिता जानती थी कि सरिता जी को सबसे बड़ा संबल अपने मायके वालों का ही था, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मामा जी अब रहे नहीं। जब सरिता जी अपने भाई के 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपटा कर घर लौटने वाली थी तो समिता ने सोम से कहकर सरिता जी को वृद्धाश्रम ही भेज दिया। पर अब 6 महीने बाद सरिता जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे व्योम ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सकते में आ चुके थे कि मतलब माँ व्योम भैया के पास उनके घर पर है। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहाँ पहुँचे तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। व्योम और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे हुए हैं। सोम और समिता को आया हुआ देखकर व्योम मुस्कुराकर बोला, हमें पता था तुम लोग जरूर आओगे, इसलिए तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। व्योम को इग्नोर करते हुए सोम माँ से बोला, माँ ये सब क्या है? आपने अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है सोम? मैंने तो नोटिस ही भेजा, तुमने तो मुझे वृद्धाश्रम ही भेज दिया था। या तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की छमाही थी तो मेरा भतीजा वृद्धाश्रम में उस दिन लोगों को खाना खिलाने गया था जहाँ मैं उसे मिल गई, नहीं तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही वृद्धाश्रम में बीतती। तभी समिता बोली, हाँ तो शौक़ से रहिए ना अपने मायके में, हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रही हैं आप? सरिता जी बोली, मेरे मायके वालों को तो मैं अखर नहीं रही हूँ बहू, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी तो अच्छी है, लेकिन मुझे भी रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस नालायक औलाद को पालने पोसने में लगाई तो हर जाना दूसरों से क्यों मांगूं? सोम के कुछ कहने से पहले समिता बीच में बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दें आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने बनवाया है। सोम पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूंगी मैं आपको। बहू तेरा पति तुझे मुबारक, सरिता जी ने कहा। मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए, भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जाकर लूँगी, पर लूँगी ज़रूर। आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सुहा की है इसके लिए। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। समिता अब भी चुप कहाँ रहने वाली, बात को पलटते हुए बोली, आखिर आप भी दुनिया वालों के भड़काने में आ गई। अरे ये लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपके अपने हैं। आप हम लोगों को कोर्ट के चक्कर लगवाओगी? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराए हो गए और तुम अपनी, जबकि तुम भूल गई कि मुझे घर से निकालने वाली भी तुम ही थी।
दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ दिया। या तो भला हो इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे घर में जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया था कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट के चक्कर लगाने वालों के लायक ही है। तभी व्योम बोला, देख सोम, मुझे समिता से कोई बात नहीं करनी। अब तू बता, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने के लिए छत देनी ही पड़ेगी, भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं। और तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो, क्या होगा तुम्हें भी अच्छे से पता है। इससे पहले समिता कुछ कहती, सोम ने उसे इशारा करके चुप रहने को कह दिया। सोम बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्या चाहते हैं आप? ज़्यादा कुछ नहीं, व्योम बोला, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। जब घर में ही रह रही हैं तो गुजर बसर किसके लिए, अलग से पैसे क्यों? बीच में समिता बोल पड़ी। तभी माँ बोली, बहू मैं वहाँ रहूँगी ज़रूर, पर अपना खाना पीना खुद ही कर लूँगी। मुझे तेरे टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी इसके लिए बहुत सुन चुकी हूँ और अब नहीं। आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल किया गया, जिसके तहत सरिता जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दे दिए गए और भरण पोषण और बाकी खर्चा सोम को ही उठाना पड़ा। इस तरह सरिता जी अपने घर में आत्मसम्मान से रहने लगी और व्योम को भी बुआ को उनका स्वाभिमान लौटाकर शांति मिल गई। अब धीरे धीरे सोम का झुकाव फिर से माँ की तरफ हो गया। इसमें समिता बीच में खलल डालने का पूरा प्रयास करती, पर वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। अब सोम अपनी पत्नी समिता को भी माँ और उसके रिश्ते के बीच में नहीं आने देता था। अगर वो ऐसी कोई कोशिश करती तो उसे डांट देता था। कुछ समय तो समिता का मुंह बना रहता, पर धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया और अब धीरे धीरे समिता का भी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा हो गया। अब माँ को समिता किसी न किसी बहाने से खुद का बनाया हुआ खाना खिलाने लगती और जब कभी माँ बीमार हो जाए तो समिता उनकी सेवा में लग जाती। यह सब देखकर सोम और व्योम भी बहुत खुश थे और इस तरह समिता सुखी जीवन का आधार समझ पाई और उसके अनुसार अपने घर को सजाने में हमेशा लगी रहती। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बने रहें।